तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल। तो स्टार्टिंग में कुछ टर्म्स हैं जैसे कि बैथमोट्रॉफी, आइनोट्रॉफी, स्टार्लिन लॉ ऑफ हर्ट एंड सिसेंशियो। सो बैथमोट्रॉफी मतलब क्या हुआ? एक्साइटेबिलिटी, मतलब कितना एक्साइटेबल है, या कोई एजेंट एक्साइटेबिलिटी को बढ़ा रहा है तो वो पॉजिटिव बैथमोट्रॉफी होगा, या वो घटा रहा है तो वो नेगेटिव बैथमोट्रॉफी होगा। आइनोट्रॉफी मतलब कितना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, कोई एजेंट या फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहा है तो पॉजिटिव आइनोट्रॉफी होगा, घटा रहा है तो नेगेटिव आइनोट्रॉफी होगा। फिर स्टार्लिन लॉ ऑफ हर्ट, स्टार्लिन लॉ ऑफ हर्ट क्या बोलता है कि जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो डिपेंड करता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पे। ये सब हम विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट्स, ये सब हम जैसे सब्सिक्वेंट चैप्टर्स आते जाएगा ये सब इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। सिंसाइशियम क्या है? सिंसाइशियम क्या है कि जो कार्डियक मसल सेल्स हैं वो उनके बीच में इंटरकलेटेड डिस्क होता है, और इंटरकलेटेड डिस्क आर गैप जंक्शंस, और वो जो इंटरकलेटेड डिस्क है वहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं वो एक साथ फ्यूज कर जाते हैं, तो जो आयंस का ट्रांसफर है वो इजीली हो पाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जो अपना हार्ट मसल सेल है एज अ सिंगल यूनिट कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वही एज अ सिंगल यूनिट को हम क्या सिंसाइशियम बोलते हैं। सो हार्ट मसल में दो टाइप के सेंसेशन होते हैं, एक आर्ट्रियल और एक वेंट्रिकुलर। तो जब आर्ट्रियल मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तब वेंट्रिकुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच में फाइब्रस बैंड है जो कि हम जानते हैं आर्टीरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। सो बात करें हार्ट का, तो हार्ट में 3 टाइप्स ऑफ कार्डियक मसल होता है, एट्रियल, वेंट्रिकुलर एंड एक स्पेशलाइज्ड एक्साइटरी एंड कंडक्टिव मसल फाइबर्स होता है। तो हम हमेशा से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हार्ट जो है वो अपना खुद का उसका कंडक्टिव सिस्टम होता है, वो ऑटो रिदमिसिटी होता है, तो उसके लिए एक स्पेशलाइज एक्साइटरी एंड कंडक्टिव मसल फाइबर्स होते हैं। तो जो आर्टेरियल वेंट्रिकुलर टाइप्स ऑफ मसल फाइबर होते हैं वो सेम ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जैसे कि स्केलेटल मसल्स अपने कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक्चुअली में जो कंडक्शन है अपना हार्ट मसल सेल्स भी कंडक्ट कर सकता है इम्पल्सेस को, लेकिन वो जो इम्पल्सिस कंडक्शन है वो काफ़ी स्लो होता है थ्रू गैप जंक्शंस। इसके लिए स्पेशलाइज्ड कंडक्टिव फाइबर्स हमारे पास हैं, और जो अपना एक्साइटरी सेल्स है स्पेशलाइज्ड, तो ये क्या है कि ये ऑटोमेटिक रिदिमल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स कंडक्ट होता है जो कि सब्सिक्वेंट जाता है, फिर उससे कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्डियक मसल देखें तो सबसे पहले तो कार्डियक मसल्स जो है वो मतलब ऐसे है कि एक लैटिस की तरह है, यहाँ से डिवाइड होके यहाँ ज्वाइन हुए, फिर यहाँ पे रीडिवाइड हुए। तो एक तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, जो कार्डियक मसल सेल्स वो स्ट्राइटेड होते हैं, इनमें एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं, सिमिलर वे एज दैट ऑफ स्केलेटल मसल्स, लेकिन बहुत सारा ऐसा चीज़ इसके अंदर है जो कि स्केलेटल मसल से अलग है। कमिंग ऑन टू फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्डियक मसल, तो कार्डियक मसल एक्साइटेबल है। अब एक्साइटेबल जैसे कि मैंने बताया था, बैथमोट्रॉफी जो होता है वो इट इज रिलेटेड टू एक्साइटेबिलिटी। सो एक्चुअली में एक्साइटेबिलिटी मतलब क्या होता है? एक्साइटेबिलिटी मतलब ये होता है कि कोई भी स्टिमुलस आया है और वो स्टिमुलस के रिगार्ड पे या वो हमारा जो मसल सेल है या हमारा सेल है वो रिस्पॉन्ड कर पा रहा है तो वो एक्साइटेबल है। जैसे कि स्टिमुलस इसमें क्या चीज का आएगा? कॉन्ट्रैक्शन का, जैसे कि डीपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल्स आएंगे, उसके रेस्पेक्ट में कॉन्ट्रैक्शन दे रहा है तो कार्डियक मसल्स हमारा एक्साइटेबल है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो एक्शन पोटेंशियल है या एक्शन पोटेंशियल एक्चुअली में जो चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब भी एक स्टिमुलस आता है तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज होता है, और वो चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल एनफ होता है तो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, और वो एक्शन पोटेंशियल से देन कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो वही लिखा है कि जो अपना एक्साइटेबिलिटी को बढ़ाता है वो पॉजिटिव होंगे, जो घटाते हैं वो नेगेटिव होंगे। ऑटो रिदमिसिटी मतलब कार्डियक मसल सेल सेल्फ एक्साइटरी है, ऑल्दो इट्स प्रॉपर्टी इज मॉड्यूलेटेड बाय नर्व्स, मतलब जो हार्ट का बीट है उसको मॉड्यूलेट करते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, लेकिन जो ऑरिजिनेट करना है, जो अपना हार्ट बीट का ऑरिजिनेट करना, कॉन्ट्रैक्शंस का ऑरिजिनेट करना, वो खुद कार्डियक मसल खुद करता है। कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्टाइल है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है,
कि जो कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो हाँ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन से बहुत वे में डिफर करता है, जो कि आगे बताया जाएगा। आइनोट्रॉफी मतलब रेफर्स टू फोर्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो कि पहले बताया गया है। नाउ कार्डियक मसल कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, जैसा कि मैंने बोला कि इंटरकलेटेड डिस्क जो होता है वहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो फ्यूज करते हैं। फ्यूज करने के कारण क्या होता है कि जो अपना जो आयंस होते हैं वो इजीली ट्रांसफर हो जाता है, आयंस इजीली ट्रांसफर होता है, तो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एज ए सिंगल यूनिट होता है सिंसाइशियम की फॉर्म में। आइदर इट कैन बी आर्ट्रियल और वेंट्रिकुलर सिंसाइशियम। नाउ कार्डियक मसल इज एन सिंसाइशियम, जैसे कि हमने बताया था। तो मेन इस स्लाइड के कीवर्ड्स क्या है कि हमें याद रख रहा है कि बैथमोट्रॉफी क्या है, आइनोट्रॉफी क्या है, सिंसाइशियम याद रखना है हार्ट मसल का, और बाकी जो फिजियोलॉजिकल जो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें याद रखना है। बस स्लाइड में यही है। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट स्लाइड में जैसा कि हमने स्टार्टिंग से ही बताया था कि जो अपना जो कार्डियक मसल सेल है वो सिंसाइशियम की फॉर्म में होता है, तो उनके बीच में क्या होता है कम्युनिकेटिंग गैप जंक्शन, जो कि इंटरकलेटेड डिस्क है जहाँ पे रैपिड डिफ्यूजन ऑफ आयंस होता है। तो फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो आयंस जो इंटरसेलुलर फ्लूइड है उसमें इजीली ट्रांसफर होते हैं, तो एक्शन पोटेंशियल इजीली ट्रैवल करता है, तो एक सिंसाइशियम के फॉर्म में टुगेदर वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो दो टाइप का सिंसाइशियम हमने बोला था, एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर सिंसाइशियम। तो और दोनों के बीच में क्या है फाइब्रस बैंड है, जहाँ पे अपना वहाँ पे ही अपना एवी वेल्वुलर ओपनिंग्स होता है, जो एवी वाल्व्स होते हैं वहीं पे होता है। तो यही है। तो ऐसे करके इजीली कंडक्ट तो करा सकते हैं, जो इम्पल्सेस है वो इजीली कंडक्ट कार्डियक मसल सेल से भी हो सकता है, लेकिन ये जो कंडक्शन है काफ़ी स्लो होता है, इसलिए जो कंडक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड कंडक्टिव सिस्टम एवी बंडल है, जो कि हम आगे वाले चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद करते हैं ऑल और नन लॉ। तो ऑल और नन लॉ तो हम जानते ही हैं कि तो ये भी एंटायर सिनेक्टिम पे अप्लाई होता है, मतलब कि जो स्टिमुलस है वो थ्रेशोल्ड या थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, नहीं होगा थ्रेशोल्ड से ज़्यादा तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। ऑल और नन लॉ यही बोलता है, तो वही है। बात करें कि एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डियक मसल इज प्रोलॉन्ग्ड एंड हैज़ अ लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड। ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि ये जो अपना डायग्राम है इसमें देख सकते हैं कि जब ये कंडक्शन हो रहा है तो इनिशियल स्पाइक है, इनिशियल स्पाइक मतलब ये पॉजिटिव में जा रहा है, मतलब डीपोलराइजेशन हो रहा है, लेकिन उसके बाद ये प्लेट्यू स्टेज है, प्लेट्यू स्टेज, उसके बाद देन रीपोलराइजेशन हो रहा है। उसी हिसाब से जो अपना कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन में भी ऐसा ही हो रहा है। तो ये जो प्लेट्यू स्टेज है ये क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल को प्रोलॉन्ग कर रहा है। और साथ ही साथ में इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्शन है ऐसे करके इनिशियल स्पाइक आया, प्लेट्यू स्टेज आया, यहीं पे कॉन्ट्रैक्ट डीपोलराइजेशन, देन कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर ऐसे करके दिखाया जा रहा है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव पीरियड है यहाँ से लेके यहाँ तक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड ये काफ़ी बड़ा है, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड बड़ा है इसका मतलब क्या कि इस टाइम पे कोई भी स्टिमुलस दिया जाएगा तो वो वापस कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा। तो इसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब इसका जो एक्शन पोटेंशियल है ये भी प्रोलॉन्ग्ड है, एट द सेम टाइम इट हैज़ अ लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड। देख सकते हैं कि आफ्टर द इनिशियल स्पाइक द मेम्ब्रेन रिमेन्स डीपोलराइज्ड फॉर अबाउट 0.2 सेकंड एक्सिबिटिंग अ प्लेट्यू, उसके बाद फिर अब्रप्ट डीपोलराइजेशन होता है। तो ये जो है ये प्लेट्यू के कारण जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है ये 15 टाइम्स एज लॉन्ग एज कार्डियक मसल एज इन स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल जितना कॉन्ट्रैक्शन उससे 15 टाइम्स ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में रहता है। देन इसके अंदर इसका लिखा है कि वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्डियक मसल लाइक ऑल एक्साइटेबल टिश्यू इज दैट इट इज रिफ्रैक्टिव टू रीस्टिमुलेशन। हाँ जैसे कि मैंने बोला था इसका जो रिफ्रैक्टिव पीरियड है वो लंबा है, तो रिफ्रैक्टिव पीरियड लंबा है तो इसका एक फ़ायदा होता है। इसका फ़ायदा ये है कि वापस से इस टाइम पे हम वापस रीस्टिमुलेशन देंगे तो वापस से रीस्टिमुलेशन देने से ये वापस से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। जैसे कि हम टेटनी में जानते हैं कि ऐसे करके अपना ऐसे एक्शन पोटेंशियल है, देन यहाँ पे अपना
यहाँ तक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, सपोज ये कम है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, और जो अपना फ्रीक्वेंसी ऑफ इम्पल्स या वो ज़्यादा बढ़ा दें हम, तो अगेन यहाँ पे वापस कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, इस पर ये कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा होगा। अगेन इसका रिफ्रैक्टिव पीरियड कम है तो अगेन इम्पल्स देंगे तो वापस कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो वापस ये कॉन्ट्रैक्शन करने से क्या है, इट विल डेवलप इन टेटनी। और टेटनी डेवलप होने से दिक्कत ये है कि बीच में रिलैक्सेशन का इसको टाइम नहीं मिल रहा है, और रिलैक्सेशन का टाइम नहीं मिल रहा है, कम हो गया, तो वो इजीली क्या, कार्डियक मसल क्या इजीली अपना टेंटेनाइज कर सकता है। तो यही एक रीज़न है कि कार्डियक मसल इज नॉट टेंटेनाइज्ड। क्यों कैन नॉट बी टेंटेनाइज्ड, क्यों, बिकॉज इसका जो अपना ये रिफ्रैक्टिव पीरियड है वो ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव पीरियड ज़्यादा है इसका, तो वापस से इम्पल्स में वापस से कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता एंड ये टेटनी डेवलप नहीं कर सकता है, और जिसके कारण फिर एटीपी कम हो जाएगा, रिलैक्सेशन कम हो जाएगा, तो फिर अपना फिर ये दिक्कत हो सकता है। उसका लिखा कार्डियक मसल रिक्वायर्ड कैल्शियम इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड टू कॉन्ट्रैक्ट। सो ये बताता हूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा, इस स्लाइड के कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स इस स्लाइड के ये है कि पहला चीज़ तो हमें याद रखना है कि कार्डियक मसल सेल में ऑल एंड नन लॉ होता है। दूसरा ये जो दो ग्राफ्स है वो हमें याद होना चाहिए, और तीसरा चीज़ जो कैल्शियम आयंस का, जो मैं आगे बताऊंगा। तो कैल्शियम आयंस का जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये जो है ये हमारा टी ट्यूब्यूल है, ये जो है हमारा ये टी ट्यूब्यूल है। तो जब भी कोई इम्पल्स आ रहा है तो ऐसा देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इम्पल्स आया, तो इम्पल्स आया तो टी ट्यूब्यूल का जो मेम्ब्रेन है वो डिपोलराइज हुआ, मेम्ब्रेन डिपोलराइज हुआ। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से फिर अपने यहाँ से कैल्शियम्स आए, कैल्शियम एक मेम्ब्रेन डिपोलराइज हुआ, ओके, मेम्ब्रेन डिपोलराइज हुआ। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ से अपने कैल्शियम्स आते हैं और फिर अपना कॉन्ट्रैक्शन होता है जैसा कि नॉर्मली होता है स्केलेटल मसल में भी। इसमें एक्स्ट्रा ये होता है कि जो अपना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वहाँ से भी कैल्शियम आता है, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे कि जब ये मेम्ब्रेन डीपोलराइज हुआ एट द सेम टाइम कैल्शियम चैनल्स ओपन हुए और यहाँ से भी कैल्शियम आया, कैल्शियम आकर के यहाँ पे जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे राइनोडिन रिसेप्टर्स होते हैं चैनल्स, उसको एक्टिवेट किया और उसको जिसको कैल्शियम रिलीज चैनल्स भी बोलते हैं, उसको एक्टिवेट करने के बाद फिर यहाँ से कैल्शियम रिलीज होता है जो कि एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन कराता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार्डियक मसल्स जो है इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड फॉर इट्स कैल्शियम रिक्वायरमेंट, क्योंकि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है कार्डियक मसल सेल का वो उतना डेवलप्ड नहीं होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ स्केलेटल मसल सेल। So without calcium ion from T12, the strength of cardiac muscular contraction would be reduced considerably because the sarcoplasmic reticulum of cardiac muscle is less well developed. The tubule of cardiac muscle cell, however, have a diameter 5 times greater than that of skeletal muscle, which means 25 times greater volume. ये भी है। Moreover, ये भी है कि जो इसके अंदर में जो है ना, see mucopolysaccharides. Inside the T-tubules there are large amount of mucopolysaccharides. और म्यूकोपॉलीसेक्टर जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये कैल्शियम को बाइंड करके रखेगा और जब जरूरत पड़ेगा रिलीज कर देगा। सो स्ट्रेंथ ऑफ कार्डियक मसल डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का कैल्शियम, उस पर लार्ज अमाउंट पे डिपेंड करता है। सब्सिक्वेंटली द क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम इन टी-ट्यूबुल सिस्टम दैट इज द एबिलिटी ऑफ कैल्शियम टू कॉज कार्डियक मसल ग्रेट डिपेंड ऑन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कैल्शियम एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो ये एक पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है इनिशियल लेंथ ऑफ मसल पे, जैसे कि फ्रैंक स्टार्लिन लॉ था कि जो कार्डियक मसल सेल है, मान लो ये वेंट्रिकल है, तो वेंट्रिकल फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करके फिर यहाँ पे आगे फिर अपना जो ब्लड है वो आगे जाएगा, या एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा है तो इनिशियल लेंथ ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगा, ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगा तो इनिशियल लेंथ ज़्यादा होगा, या इनिशियल लेंथ ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। तो फ्रैंक स्टार्लिन यही बोलता है, बट इट इज़ विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट्स। अब इसके अंदर एक मेन चीज़ याद रखना है, प्रीलोड एंड आफ्टर लोड, ये आगे बहुत काम आएगा। प्रीलोड क्या है
और आफ्टर लोड क्या है। तो प्रीलोड क्या है कि जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर रहा है तब इनिशियल इसमें कितना टेंशन है वो प्रीलोड है, और किसके अगेंस्ट काम कर रहा है वो आफ्टर लोड है। जैसे कि इफ लेफ्ट वेंट्रिकल है तो एओर्टा के अंदर जो प्रेशर होगा वो उसका आफ्टर लोड होगा। सो फॉर कार्डियक मसल सेल द प्रीलोड इज यूजुअली कंसिडर्ड टू एंड डायस्टोलिक प्रेशर, या एंड डायस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो टेंशन ज़्यादा होगा, टेंशन ज़्यादा होगा तो अपना कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो वो प्रीलोड है। और आफ्टर लोड क्या है, प्रेशर, जो कि आगे में जो वेसल है हमारा उसमें है। For cardiac contraction, preload usually considered to end diastolic pressure when the ventricle has become filled. The greater the end diastole, when the greater is the end diastolic pressure and greater is the stretch of the cardiac muscle. This increase in initial length of the muscle results in a greater force of contraction within physiological limit, which is Frank-Starling law है। अब स्टार्टिंग में हमने बात किया थी कि आइनोट्रोफिक फैक्टर्स, आइनोट्रोफिक फैक्टर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जो उससे जो रिलेटेड है वही आइनोट्रोफिक फैक्टर्स है। तो फ्रैंक स्टार्लिन लॉ तो ये है, लेकिन फ्रैंक स्टार्लिन लॉ को मॉडिफाई किया जा सकता है कि यस आइनोट्रोफिक फैक्टर्स फ्रैंक स्टार्लिन लॉ को मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब वो सेम इनिशियल लेंथ को हम रखते हैं, सेम इनिशियल एंड डायस्टोलिक प्रेशर करते हैं, लेकिन कुछ और चेंजेस लाए तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा। जैसे कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, या इसको सेम रखिए और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हम दे दें तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो ऐसे करके कुछ एजेंट्स जो कि अपना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाते हैं, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक जो घटाते हैं, नेगेटिव आइनोट्रोपिक। तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जैसा कि वो कार्डियक आउटपुट, ऑब्वियसली फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा अपना, साथ में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हार्ट बीट भी बढ़ाता है तो अपना कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। तो इसके कीवर्ड्स क्या क्या हो गए, कीवर्ड्स इसमें जनरली हमें याद रखना है कि अपना जो मेनली जो अपना हार्ट जो है एक्स्ट्रा सेलुलर, जो अपना एक्स्ट्रा सेलुलर जो अपना कैल्शियम आयंस है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा फ्रैंक स्टार्लिन लॉ हमें याद रखना है, बस यही हो गया। नेक्स्ट ग्राफ, जैसे कि हाँ मैंने बताया था पॉजिटिव आइनोट्रोफिक एजेंट है, तो देख सकते कि सेम लेंथ ऑफ मसल पे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो आइनोट्रोफिक फैक्टर्स क्या इसको मॉड्यूलेट करते हैं। सिमिलर या इनिबिशन हो जाएगा सिंपैथेटिक नर्व का तो वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, नेगेटिव आइनोट्रोफिक। जनरली क्या होता है कि हार्ट मसल सेल में जनरली सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है, नॉर्मल में भी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है, जिसके कारण जो हार्ट रेट है वो जनरली अबाउट 30% अबव होता है। या उसको हटा दे, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी ज़्यादा, तो या उसको हटा दे तो वो 30% से कम हो जाएगा। तो इसके अंदर यही लिखा है। आफ्टर लोड, जैसे कि उन्होंने बोला था, प्रेशर इन द एओर्टा लीडिंग फ्रॉम द वेंट्रिकल्स। अब इसके अंदर ये जो ग्राफ है इसके अंदर ये दिखाया गया है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है अपना, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर सबसे पहले जब पीरियड ऑफ फीलिंग आएगा तो पीरियड ऑफ फीलिंग में लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब इधर पे एओर्टा है, यहाँ पे एट्रिया है, यहाँ पे एक वल्व है, यहाँ पे एक वल्व है। पहले ये ओपन था, अब ये क्लोज हो गया, ये ऑलरेडी क्लोज है, तो ये क्या हो गया, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद क्या हुआ कि ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बाद उसके बाद इसके अंदर प्रेशर और बढ़ते गया, प्रेशर बढ़ते गया तो अपना ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया तो इधर पे अब क्या पीरियड ऑफ इजेशन जाएगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम क्या होगा, कमते जाएगा कमते जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसके अंदर प्रेशर बढ़ रहा है तो अपना फिर ये क्लोज हो जाएगा, तो फिर आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन हो जाएगा। फिर ये रिलैक्सेशन के बाद इसका प्रेशर बहुत कम हो गया, इसका प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि ब्लड वापस आ रहा है, फिर यहाँ पे अपना ये आएगा तो वापस से वो सेम फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर यही फेज दिखाया गया है। उसके बाद जैसे कि कार्डियक मसल कैन नॉट बी फैटिग, जैसे कि बोला था कि पहला मेन रीजन क्या है कि लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड, जिसके कारण ये टेंटेनाइज नहीं हो सकता है। While tetany allows greater generation of greater force, fatigue also sets in much faster. टेटनी में जैसे कि बोला था ग्रेटर फोर्स या ये कम होगा तो ऑलरेडी यहाँ पे है तो ये ऐसे ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि रिलैक्सेशन नहीं होता है, रिलैक्सेशन नहीं होता है तो कैल्शियम आयन जो ऑलरेडी आए हुए थे वो वापस बैक नहीं जाते, वो वापस बैक नहीं जाते तो कैल्शियम आयन का मात्रा बढ़ जाएगा, उसका मात्रा बढ़ जाएगा तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा।
सेकंड क्या है कि रिच ब्लड सप्लाई, या रिच ब्लड सप्लाई होगा तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो फैटिग कम होगा। इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो इसके अंदर लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन नहीं होगा तो फैटिग नहीं होगा। और रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो इस पेज में मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि 2 ग्राफ्स को याद रखना है, और साथ ही साथ में अपना जो कैन नॉट बी फैटिग्ड, इसका जो रीज़न है वो हमें याद होना चाहिए, क्योंकि ये रीज़न हमें जनरली पूछते हैं एग्ज़ाम में, ये रीज़न हमें जनरली पूछते हैं। कंपैरिजन ऑफ स्मूथ स्केलेटल स्मूथ एंड कार्डिक मसल, स्ट्रक्चरल फंक्शनल और रेगुलेटरी कंपैरिजन है, ये आप खुद से पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ जो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डिक मसल है वो ख़त्म होता है।